हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक स्टॉप हेड को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उपाधियों का अंत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। मूल अधिकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, उपाधियों का अंत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 18 में। अब चूंकि दोस्तों मूल अधिकार से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं सभी प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। ये हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के सभी प्रश्नों को पूरे स्टफ हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारे फैक्ट सिलेक्टेड रखे गए हैं। आप लोग जानते हैं मूल अधिकार आप लोगों का फेवरेट टॉपिक रहेगा। आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन रन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। हर फैक्ट से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा नोट देखेंगे, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन यूएसए के संविधान से लिया गया है। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अब चलिए उन 6 मूल अधिकारों को हम लोग पहले देख लेते हैं, पुनः हम लोग जितने क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे उनको कवर करेंगे। ध्यान देंगे। सबसे पहले है दोस्तों हमारा समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 व 24 में है। फिर है दोस्तों हमारा चौथा मूल अधिकार यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हमारा छठा मूल अधिकार है, आर्टिकल 32 में। ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग जानते हैं। अब चलिए और किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम लोग कवर करते हैं। ध्यान देंगे। पहला पॉइंट है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 14 में है। अगला है, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है, तो धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर प्रतिषेध, यानी कि यहाँ पे दोस्तों राज्य सबको एक समान समझता है। अब ध्यान देंगे, यहाँ से दो टाइप के दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों टाइप के यहाँ से क्वेश्चन सेट किए गए हैं। पहले दोस्तों कभी कभी एग्जाम में एक कैसा होता है कि आपके क्वेश्चन में दोस्तों कॉन्सेप्ट दिया आता है और आपके ऑप्शन यानी विकल्प में आर्टिकल दिए जाते हैं और आपको क्वेश्चन के हल करने होते हैं। और कभी कभी आपके दोस्तों क्वेश्चन में आर्टिकल दिया आता है और आपके ऑप्शन यानी विकल्प में कॉन्सेप्ट दिया आता है और आपको आंसर देने होते हैं। तो दोनों तरह से यहाँ पे क्वेश्चन को सेट किया गया है। पहला था, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 14 में है। फिर अनुच्छेद 15 का संबंध किससे, तो धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर प्रतिषेध से। फिर है दोस्तों अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है, तो लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं कि सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर। दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं रिवीजन के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। अगला दोस्तों अनुच्छेद 17 मोस्ट पढ़ रहेगा, अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 18 जो हमारा क्वेश्चन था उपाधियों के अंत से संबंधित है। आगे चलते हैं, 2-3 और रह गए उनको देख लेते हैं। क्या दोस्तों, अनुच्छेद 20 यानी कि अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से। अनुच्छेद 21 का कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इसी आर्टिकल के तहत दिया गया, जो कि 21 का है। अब ये दोनों तरफ से घुमा दिया जाता है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 21 का। दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग एसएससी जीडी के बारे में बात करेंगे, जिसका कि यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। पेड फीस 150 रुपीज़ रखी गई है और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। ये पीडीएफ दोस्तों आप लोग जानते हैं। इसके अलावा आपके जो बाकी एग्जाम्स हैं एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसमें आपका सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपी हो गया, सभी के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से पीडीएफ कवर कर रहा है। तो दोस्तों जो इच्छुक हैं
और जितने लोग लिए हैं उनके बारे में खास मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप इस पर अच्छे खासे ढंग से स्टडी कीजिएगा और एक बार रिवीजन का मौका जरूर दीजिएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों बिहार एसएससी लगा हुआ जो कि बिहार पुलिस और बिहार स्टेट के जितने भी एग्जाम्स करवाए जाते हैं उनको कवर कर रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल आप लोग जानते हैं एग्जाम चल ही रहा है, ये मैंने पीडीएफ दिया है। और बाकी दोस्तों आपकी जो यूपी से संबंधित यानी स्टेट लेवल के जितने भी वैकेंसीज आएंगे, चाहे यूपी ट्रिपल एससी आयोजित करे या फिर दोस्तों यूपीएसआई का जो आने वाला है, सभी के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। यूपीपीएससी आरओ में हम लोग दोस्तों अब यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो पीडीएफ में दोस्तों जो हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या रखा गया दोस्तों, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है। जनगणना से आगे आप लोगों का फेवरेट टॉपिक रहेगा, आप लोग जानते हैं जनगणना। तो हमारा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब ये थे क्वेश्चन और आंसर। अब 2011 की जनगणना से जितने क्वेश्चन बनते हैं सबको एक साथ कवर करेंगे, ध्यान देंगे। पहला है दोस्तों, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 से लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, हम सब कुछ एक साथ कवर करने का प्रयास करते हैं, इसलिए ऑप्शन नहीं रखते। ऑप्शन रखने से एक क्वेश्चन हम लोग हल कर सकते हैं क्वेश्चन में, और बाकी क्वेश्चन दोस्तों छूट जाते हैं और दूसरा क्वेश्चन उसमें डालते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। अगला है हमारा, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई। पूरी तरह से दोनों क्वेश्चन पे प्रिपेयर रहेंगे। अगला है जनगणना संघ सूची का विषय, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का वर्णन है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अब क्या है पॉइंट, जनगणना संघ सूची का विषय, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय, पुलिस व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखेंगे। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय, इन सबसे पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे, क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं। अगला है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 246 में है। जनगणना किस आर्टिकल में है, 246 246, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। अगला हमारा, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे, तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। कौन थे, डॉक्टर सी चंद्रमौली। नेक्स्ट पॉइंट है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हम लोग प्रिपेयर हो चुके हैं यहाँ से। आगे चलते हम लोग, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं, तो 640 जिले, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो थाने जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबांग वैली है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य तो बिहार है, ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है। अगला देख लीजिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सबसे कम और सबसे ज्यादा एक साथ सेट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिला साक्षरता दर 60.546%। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, कम से कम समय में हम आपको दोस्तों पूरी तरह से यहाँ से प्रिपेयर करवाना चाहते हैं। अगला है, जो कि हमारे पीडीएफ में सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य वो केरल है, और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षर राज्य बिहार है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला वो केरल है, और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला दोस्तों राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, एक साथ हो गया है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य वो सिक्किम है, और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य वो उत्तर प्रदेश है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। पीडीएफ हमारा लगा हो दोस्तों बिहार पुलिस एसएससी, जो कि दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार के सभी जितने स्टेट लेवल के एग्जाम्स करवाए जाते हैं उनको कवर कर रहा है। एसएससी जीडी आप लोग जानते हैं, एसएससी के द्वारा जितने एग्जाम्स करवाए जाएंगे उनके पाठ्यक्रम को कवर कर रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होंगे, और यूपीपीएससी आरओ में अब हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को कवर करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारा, कपोत का सही तद्भव शब्द होगा। क्वेश्चन हिंदी से आ चुका है, ध्यान रखेंगे। कपोत का सही तद्भव शब्द होगा तो कबूतर होगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, हिंदी के क्वेश्चन दोस्तों आप लोग जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे वर्तनी पर खास फोकस करिएगा।
क्वेश्चन अच्छे से देखें, चारों ऑप्शन ठीक से चेक करें, एग्जैक्ट लगे उस पर आंसर दें। कम से कम वर्तनी के कारण हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अब चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा कहाँ का, तद्भव तत्सम से, और इस पार्ट से जो मोस्ट वन दोस्तों शब्द से तद्भव तत्सम के क्वेश्चंस पूछे आते हैं उनको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे, पहले तत्सम, फिर तद्भव, फिर तत्सम, फिर तद्भव। सबसे पहले क्या है, अगम्य का तद्भव अगम होगा। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसको पलट दीजिए, अगम का तत्सम पूछा जाए तो अगम्य होगा। दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं पीडीएफ में रिवीजन के बारे में बोलता रहता हूँ। तो ध्यान रखेंगे, तद्भव से तत्सम और तत्सम से तद्भव, दोनों पे ध्यान रखेंगे। अगला क्या है, अमृत का दोस्तों तद्भव क्या होगा, अमी होगा। फिर है अंधकार का तद्भव अंधेरा होगा। आम्र का तद्भव आम होगा। आगे बढ़ते हम लोग। अगला पॉइंट क्या दोस्तों, अंधकार का तद्भव अंधेरा होगा, आम्र का तद्भव आम होगा। कुपुत्र का तद्भव कपूत होगा, उत्साह का तद्भव उछा होगा। अग्नि का तद्भव आग होगा, नृत्य का तद्भव नाच होगा। निद्रा का तद्भव नींद होगा, मृत्यु का तद्भव मौत होगा। कोकिल का तद्भव कोयल होगा, कृषक का तद्भव किसान होगा। घोटक का तद्भव घोड़ा होगा, कपाट का तद्भव किवाड़ होगा। क्या होगा, किवाड़ होगा। अब किवाड़ का तत्सम पूछा जाए तो कपाट होगा। दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट क्या है, कर्पूर का तद्भव कपूर होगा, कदली का तद्भव केला होगा। वर्तनी ध्यान रखेंगे। कर्ण का तद्भव कान होगा, उत्थान का तद्भव उठान होगा। दंत का तद्भव दांत होगा, दुग्ध का तद्भव दूध होगा। कोकिल का तद्भव कोयल होगा, गृह का तद्भव घर होगा। कृषक का तद्भव किसान होगा, ताम्र का तद्भव तांबा होगा। रात्रि का तद्भव रात होगा, मस्तक का तद्भव माथा होगा। क्या होगा, माथा होगा। अगला पॉइंट क्या हमारा, भगिनी, भगनी का तद्भव बहन होगा। अन्न का तद्भव अनाज होगा। दधि का तद्भव दही होगा। क्षेत्र का तद्भव खेत होगा। घटिका का तद्भव घड़ी होगा। रक्षा सूत्र का तद्भव राखी होगा। अब इसको पलट दिया जाए, राखी का तत्सम पूछा जाए तो रक्षा सूत्र होगा। मच्छिका का तद्भव मक्खी होगा। दीप का तद्भव दिया होगा। धूल का तद्भव धूल होगा। कर्म का तद्भव काम होगा। गृह का तद्भव घर होगा। पृष्ठ का तद्भव पीठ होगा। ध्यान रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पे उठाए गए थे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहां से आया दोस्तों, हाल ही में मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्री 2023 किसने जीता, मैक्स वेरस्टेपेन ने। आपके फेवरेट टॉपिक रहेगा दोस्तों जो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। एसएससी के 10 टॉपिक्स में ये ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्री 2023 किसने जीता, तो मैक्स वेरस्टेपेन ने। अब करंट से क्वेश्चन आया तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पहली तालिका देखिएगा। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता, मार्को बेजेंची ने। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता, कार्लोस सैंज ने। फिर एक साथ देखिएगा, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023, डच ग्रैंड प्रिक्स 2023, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023, चारों के चारों मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। अब कोई भी ट्रिक लगाएं, बार बार रट्टा मारे, कुछ भी करें, क्वेश्चंस को याद रखने होंगे आपको। आगे चलते हम लोग। अगला देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है करंट से। हाल ही में मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया, तो माधुरी पटेल को। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा, तो 126वां स्थान। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो 161वां स्थान। हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आरंभ हुआ, तो इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, जॉर्जी गोस्पो दिनो को। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, दक्षिण अफ्रीका, आप लोग जानते हैं, जोहान्सबर्ग में किया गया। और इसी से मिलता जुलता ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा, तो रूस में होगा। दोनों ध्यान रखेंगे, 23 कहाँ पे हुआ दोस्तों, तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, और 24 होगा रूस में। अब इसी के साथ G20 भी देख लीजिए। दोनों G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत ने की, आप लोग जानते हैं। और G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा की जाएगी। आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन है करंट से, 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, तो गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी यानी फिल्म को मिला है। आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। दोस्तों पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहां से आ रहा है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, करेक्ट आंसर का लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ट्रेंड इसका इजी टू मॉडरेट रखा गया है। आपके सभी वनडे एग्जाम्स में जीके के जो क्वेश्चन, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, जनरल साइंस हो, या फिर विविध के चैप्टर्स हो, जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में, रिपीट होते रहते हैं, हाईलाइटेड हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों ध्यान से आप लोग सॉल्व करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, पंजाब का। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है, तो बिहार में है। ध्यान रखेंगे। अगला क्या है हमारा,
महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो जय संहिता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ला फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? 159 लीटर। कितना? 159 लीटर। नेक्स्ट है, बेंजीन की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है, हाईलाइटेड है, आपके सभी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है और रिपीट होते रहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल हाईलाइटेड है, किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? सीएसओ के द्वारा, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन। हरचरित के लेखक बाणभट्ट। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे आप लोग, कम से कम समय में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगला है, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष में होता है? 1983 में। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। गारो, खासी तथा जयंतिया तीनों पहाड़ियां एक साथ दे दी गई हैं, जो कि मेघालय में स्थित है। अलग अलग नहीं दिया गया क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए और टाइम टेकिंग, समय ज्यादा लगाने के लिए। नेक्स्ट है, नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से है। आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन थे जो कि इजी टू मॉडरेट ट्रेंड पे रखे गए थे। अगला क्वेश्चन आपका फेवरेट टॉपिक आ गया है, आपके हर सेट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक टॉपिक बन जाए दोस्तों, हम अगर विकल्प बना बना के डालें कभी प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कौन शहनाई से, कौन सरोज से है, कौन दोस्तों हमारी बांसुरी से है, कौन संतूर से है, कौन तबला से है, कौन कहाँ से है, पूरी तरह से कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हम चाहते हैं कम से कम समय में 1 मिनट के अंदर आप इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्यंश से है? तो ये सितार वादक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, आप लोग अपने दिमाग में ध्यान दीजिएगा। एक तरफ वादक, वाद्य यंत्र। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और बिलायन खां तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सितार वादक हैं। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट तबला वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार तीनों के तीनों बांसुरी वादक हैं। अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां सरोद वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्ला खां केवल एक नाम, शहनाई वादक। और शिव कुमार शर्मा केवल एक नाम, संतूर वादक। ये इतना कलेक्ट कर लेंगे, आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग जानते हैं ये आपका फेवरेट टॉपिक है। ये हो गया शास्त्रीय लोक नृत्य हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, उसके नाम जैन धर्म बौद्ध धर्म हो गया, आप लोग जानते हैं जनगणना 2011 हो गया, खेल जगत के मोटे लेवल के क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करें, संघराज क्षेत्र हो गया, नागरिकता हो गया, मूल अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, महान्यावधि हो गया, महाधिवक्ता हो गया, ये सारे महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन हो गए। भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार हो गया, महत्वपूर्ण दिवस हो गया। ये सारे फेवरेट टॉपिक्स रहते हैं, आपके हर शिफ्ट में तो क्वेश्चन रन करते हैं। तो इन सबको कम से कम समय में हम कंप्लीट करवा रहे हैं, जो कि पीडीएफ में सब कुछ मेंशन किया हुआ है आपके लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहा दोस्तों, प्रथम योजना, आप लोग जानते हैं जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, फेवरेट टॉपिक है, एक साथ कवर करेंगे हम लोग दोस्तों। कम से कम 3 मिनट में पूरी तरह से इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। क्वेश्चन क्या रखा गया है? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरा-डोमर मॉडल पर। ये था क्वेश्चन और आंसर। आप चलिए एक साथ कवर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। जितने फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं सबको कलेक्ट किया गया है, इसलिए हर फैक्ट पे ध्यान रखेंगे। मुख्य उद्देश्य कृषि विकास, मॉडल ऊपर ही दिया गया है, हेरा-डोमर मॉडल। नोट देख लेंगे। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास योजनाएं शुरू की गई थी। क्वेश्चन पलट दिया था, यहाँ पे पूछा था भाखड़ा नांगल परियोजना या दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो प्रथम मॉडल हेरा-डोमर मॉडल। मुख्य उद्देश्य कृषि विकास, समय 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। बस इसी में क्वेश्चन मिल जाता है। अगला क्या है दोस्तों? द्वितीय पंचवर्षीय योजना देख लीजिएगा। अवधि 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। मॉडल पीसी महालनोबिस मॉडल। मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास। नोट देख लेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में इस्पात कारखाने क्रमशः जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से लगाए गए थे। क्रमशः लगा दिया गया है, यानी कि जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, रूस के सहयोग से भिलाई और ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर। ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अगला देख लीजिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है आपके लिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति शुरू हुई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना फेवरेट क्वेश्चन है। किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना था? वो भी तीसरी पंचवर्षीय योजना ही है। क्यों असफल हुई वो नोट में देख लेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के मुख्य उद्देश्य का कारण है भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा अभूतपूर्व सूखा 1966। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसी के दौरान आप लोग जानते हैं वार्षिक योजनाएं शुरू की गई थी, क्योंकि ये असफल हो गया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, चौथी पंचवर्षीय योजना। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, ध्यान देंगे। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना, फेवरेट क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना में इसरो यानी कि इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई? चौथी पंचवर्षीय योजना। 2 क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की ओर।
यहाँ से देखेंगे जो क्वेश्चन बनते हैं, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना। और किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की स्थापना की गई? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। कम से कम 2 से 2.5 क्वेश्चन हम लोग 15 से 20 मिनट में कवर कर रहे हैं, जो कि सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक से उठाए गए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। छठी पंचवर्षीय योजना देख लीजिए, बस एक पॉइंट यहाँ से और कई पॉइंट यहाँ से बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। किस पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति, ये नहीं भूलेंगे, किस समिति पर, किस सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई? तो छठी पंचवर्षीय योजना। और इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी शिवरमन समिति की सिफारिश पर, ध्यान रखेंगे। अब फिर से पढ़ लीजिए, किस पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड NABARD नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना हुई? वो छठी पंचवर्षीय योजना है और इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।